हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी के अंदर मस्त होंगे, क्योंकि लगभग एक महीना बचा और इस महीने के बाद आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो फटाफट से आप अगर अगर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और फिर रिवीजन पर आ जाइए, क्योंकि रिवीजन जितना अच्छा करोगे उतना ही आप बेस्ट दे पाओगे। ठीक है ना भाई? चलिए, तो अपन इस वीडियो के अंदर 10.2 के 7वें प्रश्न से आगे कुछ प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट से और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर उससे पहले क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको डिसाइड करना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप जो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, फिर डिसाइड कीजिएगा आपको समझ में आता है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आता है तो और कोशिश रहेगी। और चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो प्रश्न ये है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो है ना 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी कि जो है दो सकेंद्रीय वृत्त, माना कि एक वृत्त है अपना ये, एक वृत्त बनाया अपन ने। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होगा? दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे हम क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है भाई? जिसमें से उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की तो हो जाएगी जीवा और छोटे वृत्त को क्या करेगी? ये स्पर्श करेगी। बड़ा जो वृत्त है उसकी तो क्या हो गई? जीवा, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है? ये स्पर्श कर रही है। तो हमें इस जीवा की लंबाई क्या करनी है बेटा? निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे कि ये चेक करो, ये पूरा जो है ना, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर। तो हमें इस जीवा की लंबाई क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है भाई? वृत्त की ये स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है भाई? लंब। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है। और जीवा के ऊपर केंद्र से खींचा गया लंब जो है उस जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। सबसे पहले चित्र बनाया और ये जीवा जो है, इस जीवा की लंबाई निकाल दी। हमने इधर त्रिज्या बनाई, छोटी त्रिज्या बनाई, और स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है। तो यह लंब 90 डिग्री बना लिया। अब दिमाग में आपको ये रखना है, दिमाग में आपको यहाँ पे ये रखना है कि सर इसका मान निकाला तो इसको दुगुना क्यों करेंगे? इसका मान निकाल के इसको दुगुना क्यों करेंगे अपन? क्योंकि अगर हम किसी भी स्पर्श रेखा के ऊपर, स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं उसको? जीवा बोल दो। जीवा के ऊपर अगर अपन लंब खींचते हैं तो वह लंब जो है उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं? इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको सी दे देते हैं। और हम ये वाला त्रिभुज उठाएंगे सबसे पहले, और इस वाले का मान निकालकर इसका कितने गुना कर देंगे? दुगुना। तो पूरी जीवा आएगी कि नहीं आएगी सर? आ जाएगी। तो त्रिभुज ए बी ओ से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ओ से, त्रिभुज ए बी ओ से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कौन सी प्रमेय सर? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो कर्ण तो हो गया 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार। आड़ी लाइन कितनी है सर? आधार हमें निकालना है तो क्या चलने दो? 1 का स्क्वायर चलने दो। फिर प्लस लंब, लंब का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 तो कितना होगा? 25 बराबर ए की घात 2 प्लस 3 इंटू 3 मतलब क्या होगा? 9। तो ये हो गया 25, प्लस का 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा सर? माइनस का। तो बराबर में क्या आ गया? ए की घात 2। सर जी इसमें से इसको घटा दो तो कितना हो गया? 16, और बराबर में क्या आ गया? ए की घात 2। हमें यहाँ से जो है ना केवल ए निकालना है, घात 2 को हटाना है। और घात 2 को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। तो हम ले लेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल। तो इधर तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 16, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ए की घात 2। स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, और 16 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बराबर में क्या आ जाएगा? ए। जोड़े बन गए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया? ए। 2 इंटू 2 क्या हो गया बेटा? 4, और बराबर में ए, यानी कि इसके आधार का मान कितना हो गया?
4 हो गया, तो ऐसी पूरी जो जीवा है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 से क्या करवा दो, गुणा, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जीवा के ऊपर केंद्र से खींचा गया जो लंब है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इधर का 4 है तो इधर का भी 4 है, तो 4 को 2 से गुणा करवा दो तो पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। क्लियर भाई? तो ये उठाइए एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट। अच्छा सवाल है, ज्यादा मेहनत वाला सवाल नहीं है। हर बार जो चीज अपने पढ़ रखी है वही चीजें वापस जो है अपने इस प्रश्नावली के अंदर आ रही है। बार बार पाइथागोरस प्रमेय और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, वही चीज है। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सवाल नंबर 8वां जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वैसे आने लायक तो ये भी है, अब वापस अपन जो प्रश्न पढ़ेंगे वो 2 जगह यूज होगा, समझना। ए डी प्लस बी सी था यहाँ पे, है ना? ए डी प्लस बी सी, ये था अपना प्रश्न। चलिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। एक वृत्त है, उसके परिगत चतुर्भुज दे रखा है और प्रश्न में लिखा हुआ भी है वो। प्रश्न में दे रखा, देखिए आकृति, आकृति पहले इसके दे रखी है तो आप बुक में से देख लीजिएगा। एबीसीडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी, इधर पी क्यू आर एस, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई? तो हमें ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को पता होगा कि सिद्ध करने वाले सवालों में क्या लिखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया। तो दिया गया में क्या लिखेंगे, एक एक वृत्त दिया गया है जिसके परिगत एबीसीडी एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो यहां पे लिखता हूं, एक वृत्त दिया गया है जिसके परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जिसके परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। ठीक है सर, सिद्ध कीजिए कि ये, यानी कि ये किस में आएगा सर जी, सिद्ध करना है, किसमें आएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में आएगा, सिद्ध करना है में ये आएगा, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा पॉइंट, सत्यापन। सत्यापन, सत्यापन में क्या आएगा, जो हमें सिद्ध करना है वो आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूं आपको कि क्या होता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर इस खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है या फिर बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। तो अब समझना बेटा, बाह्य बिंदु ये रहा, इससे एक स्पर्श रेखा तो हो गई ये एपी, और एक स्पर्श रेखा क्या हो गई, ए एस, बराबर होगी। यहाँ पे लिखूं मैं एपी बराबर ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए, फिर इधर बाहरी बिंदु है ये, यहां से हो गई बीपी और यहां से क्या हो गई, बीक्यू। तो ये हो गया सर बीपी बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर हो गई 2। इसी प्रकार से ये देखो, बाहरी बिंदु है ये सी क्यू बराबर क्या हो गया, सी आर, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, सी क्यू बराबर सी आर। तो इधर क्यू चल रहा है तो सी क्यू इधर लिख दो और सी आर कहाँ लिख दो, इधर लिख दो भाई। चलिए, फिर बाहरी बिंदु से डी से स्पर्श रेखा डी आर और इधर क्या हो गया, डी एस। तो इधर तो मैं लिख देता हूं डी आर और बराबर लिख देता हूं मैं डी एस। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी वेरी इजी प्रश्न, बस आपको पता होना चाहिए। बाहरी बिंदु से ये और ये बराबर, बाहरी बिंदु से ये और ये बराबर, बाहरी बिंदु से ये और ये बराबर, बाहरी बिंदु से ये और ये बराबर। और क्यों बराबर है, क्योंकि स्पर्शरेखाओं की लंबाई बाहरी बिंदु से क्या होती है, बराबर होती है। 4 इक्वेशन आ चुकी है। अब समीकरण 1 व 2 व 3 व 4 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। बस नॉर्मल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा एडजस्ट करके, समीकरण 1 2 3 व 4 को
जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, तो इधर इधर वाली इधर जुड़ेगी, उधर उधर वाली उधर जुड़ेगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा एपी प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा बीपी प्लस क्या हो जाएगा एस आर प्लस डी आर। ठीक है, इधर वाली तो जुड़ेगी इधर और बराबर के उधर वाली जुड़ेगी उधर, ए एस प्लस बी क्यू, तो ये लिखा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, तो ये लिखा मैंने सी क्यू प्लस डी एस, लिख दिया बेटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, इधर वाली इधर उधर वाली उधर। अब ध्यान से देखो एपी में क्या जोड़ना है बीपी, तो ये देखो आप ए पी के अंदर बी पी, तो पूरा बनेगा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा पूरा ए बी, फिर प्लस एस आर में डी आर, सर जी देखो एस ओ नो 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 नो, एस आर कैसे लिख दिया आपने, यहाँ पे सी आर था, सी आर में डी आर, तो ये चेक करो सी ये रहा आर ये रहा डी ये रहा आर ये रहा, पूरी क्या बनेगी सी डी बनेगी, तो ये लिख दिया अपन ने सी डी, और किताब में क्या लिखा हुआ है सी डी लिखा हुआ है, ये लीजिए फिर बराबर सर ए एस में डी एस जुड़ेगा, एस एस वाला जुड़ेगा है ना, तो ए एस में डी एस, ए एस डी एस, तो पूरा क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, तो ये लीजिए सर जी एडी हो गया, फिर प्लस बी क्यू में सी क्यू बी क्यू, जिसमें सी क्यू आधे में आधा, तो पूरा हो गया बी सी, या हो गया बी सी, तो ये देखो बेटा यही तो अपने को आंसर लाना था, तो आंसर हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, बहुत नॉर्मल प्रश्न था ये, वेरी वेरी इजी प्रश्न है, और वेरी वेरी ये क्या है इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है, फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, उठाइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 के लिए, सॉरी ये 10वां प्रश्न है, 9वां अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया स्किप कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आई होप उम्मीद है कि वो प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है फिलहाल छोटे छोटे प्रश्नों का, तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न वैसे ही बनते हैं, तो वो आपके बहुत ही कम चांस में पूछे जाने का चांस है, और बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है, तो इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया स्किप कर दिया, एक प्रश्न अपन और स्किप करेंगे, फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। चलिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, सिद्ध कीजिए इसका मतलब सिद्ध करने वाला सवाल आते ही सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सिद्ध करना दिया गया है, सिद्ध करना वाले सवाल में लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, ये चीजें लिखने वाली है, ध्यान रखिएगा, और आनी चाहिए, क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं आपको। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ऐसे लिखेंगे एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिस पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची गई, दो, जिस पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जिस पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है भाई, और अब आता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है सर जी, तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये कोई एक वृत्त है, इस पर ये क्या हो गया बेटा बाहरी बिंदु, इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा एक तो ये, और एक स्पर्श रेखा क्या हो गई ये हो गई, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या मान लेते हैं इधर एक्स, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो प्रश्न ये कहता है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, इसको क्या मान लेते हैं y, द्वारा अंतरित कोण का क्या होता है संपूरक होता है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा अंतरित कोण आपस में क्या होते हैं संपूरक होते हैं, और संपूरक का मतलब क्या होता है बेटा, जब दो कोणों को जोड़ूं तो उनका योग कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तो यहाँ पर एक कोण तो है x और एक कोण क्या है y, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, स्पर्श रेखा के बीच का कोण हो गया ये, और ये हो गया स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंडों के बीच का कोण y, तो इन दोनों कोणों का आपस में क्या है संपूरक, तो इन दोनों कोणों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। अब आवे नहीं आवे वो बात की बात है, पर हमें तो प्रूफ करना है ना। चलिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी,
इसका नाम O, इसका नाम C। ठीक है, स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब। इसको x माना, इसको y माना, इसको एंगल w मान ले, इसको क्या मान ले? z मान ले। तो यहां पर एक चीज मैं लिख सकता हूं, देखना सत्यापन के अंदर, सत्यापन में एंगल W बराबर 90 डिग्री और एंगल Z बराबर भी क्या आएगा? 90 डिग्री। किस कारण से? तो यहां पे लिखूंगा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है। तो लंब का मतलब 90 डिग्री। अब चेक करो, ये कौन सी आकृति है? 1 2 3 4, चार भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज, यानी ए बी ओ सी। चतुर्भुज ए बी ओ सी से, चतुर्भुज ए बी ओ सी से। ठीक है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से माने बेटा अपन ने? एक तो x माना, एक w माना, एक y माना और एक क्या माना? z माना। चारों यही माने ना। तो एंगल x प्लस एंगल w प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 360 डिग्री। यहां पर चेक करो, x का x, w का मान कितना है बेटा? 90 डिग्री। फिर प्लस y का y रहने दो, फिर प्लस z का मान कितना है? 90 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x प्लस y को इधर रहने दूं मैं, एंगल x प्लस एंगल y, और 90 और 90 को जोड़ा तो कितना हो गया? 180 डिग्री, और बराबर में 360 डिग्री चल रहा है ना भाई। तो ये 360 डिग्री, प्लस के 180 को उधर भेज दूं सर जी मैं, तो इधर बचेगा एंगल x प्लस एंगल y बराबर 360 डिग्री, और प्लस का 180 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का 180 डिग्री। तो ये हो गया सर एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री, और वही तो हमें लाना था। तो यानी कि ये हो गया इति सिद्धम। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे अतः। अतः लिखकर वो की वही लाइन, कौन सी वाली? अतः किसी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है? समपूरक होता है। तो मोर इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उठाइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। उठाया भाई। अब इसके बचे अपने पास 3 सवाल, 11वां 12वां और 13वां। इसमें से 12वां प्रश्न आई थिंक शायद बहुत बड़ा है, तो वो लगभग अपन उसको सोल्व करेंगे, 2-2.5 पेज लगेंगे। इतना लंबा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो उसको अपन करेंगे स्किप। फिर बचेंगे 2 प्रश्न, उनको अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। और हाँ, अगर आपको छोटे छोटे प्रश्न भी पढ़ने हैं, जो प्रश्नावली वाइज है ना, पहली प्रश्नावली के, दूसरी के, तीसरी के, छोटे छोटे, मात्र छोटे छोटे प्रश्न इंपोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर वो आपको पढ़ने हैं तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन को ओके कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन सभी को जाकर जरूर देखें, आनंद लें और अपनी कैपेसिटी को अच्छा करें। और मैथमेटिक्स में आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेकर आओ। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी और सवालों को समझना भी पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बाकी के वीडियोस भी अगर देखे आप और आपको अच्छे लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।